हेलो दोस्तों, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। खैर मक़दम करता हूँ आपका मंजिल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपको आपकी जो मंजिल है, रीट एग्ज़ाम हो चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, उसका जो उर्दू लैंग्वेज का जो पाठ्यक्रम है बिल्कुल बेसिक से करवा रही है और आपको अपनी मंजिल तक पहुँचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। साथियों, यूट्यूब पे जो उर्दू लैंग्वेज का जो पाठ्यक्रम बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है, तो आपसे मेरा यही गुजारिश है, सबसे पहले तो इससे पहले वाले जो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपको बिल्कुल बेसिक से उर्दू लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो आज बिना देर किए आज की क्लासेस को शुरू करते हैं। आज हमारी क्लासेस हैं रमूज़ औक़ाफ़, यानी कि रमूज़ औक़ाफ़ के अंदर जैसे इससे पहले की जो क्लासेस हुई थी, सबसे पहले किसी भी ज़बान का हमने उसके हरूफ पहचाने जाते हैं, कितने हरूफ हैं। उसके बाद में जो एराब वाली क्लास हुई थी, यानी कि उस ज़बान के अंदर क्या मात्राएं होती है, मात्राओं को लेकर। अब जो आज की क्लास है वो रमूज़ औक़ाफ़ है, यानी कि कहाँ पे अब अपन लफ्ज़ सीख गए, उसके अंदर मात्रा सीख गए, तो अब उन लफ्ज़ों को, उन मात्राओं को लगाने के बाद में किसी भी ज़बान के अंदर अगला जो नियम होता है वो ये होता है कि अब उसको पढ़ना आ गया, लेकिन अब उसको कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे कॉमा लगानी है, कहाँ पे खड़ी पाई लगानी है। इस तरीके से उर्दू के अंदर भी उसको रमूज़ औक़ाफ़ कहते हैं। देखते हैं रमूज़ औक़ाफ़ किसे कहते हैं। रमूज़ औक़ाफ़ वो अलामत है जिनके लगाने से जुमले के मुख्तलिफ़ अज्ज़ा को सही तौर पर समझा जा सके, सही तौर पर समझा जा सके। इन अलामत का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इन अलामत के लगाने से इबारत को समझने में और उसके माने समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। यानी कि अगर इन अलामतों को लगाते हैं तो साथियों, एक तो जो मुख्तलिफ़ अज्ज़ा हैं उसको सही तौर पर हम समझ सकते हैं, कोई भी जुमला है उसका, और इन अलामत को लगाने से पूरी इबारत भी हमारे समझ में आ जाती है और उसका माना भी समझ में आ जाता है। अब उर्दू के अंदर रमूज़ औक़ाफ़ कौन कौन से हैं आप देखें इसको। सबसे पहला नाम आता है सक्ता। सक्ता का जो निशान होगा, जिसको हम इंग्लिश के अंदर कोमा बोलते हैं, कोमा, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इसका निशान होगा। और दूसरा जो रमूज़ औक़ाफ़ है उसको बोलते हैं वक्फ़ा। वक्फ़ा को इंग्लिश के अंदर बोलते हैं सेमी कोलन, सेमी कोलन। और इसका कोमा तो होगा ही होगा, लेकिन उस कोमा के नीचे एक बिंदी ज़रूर दी जाएगी, इस तरीके से। इस तरीके से अगर जहाँ कहीं पे भी आपको बिंदी दिखाई दे तो वो कौन सा रमूज़ औक़ाफ़ होगा, वक्फ़ा। अब देखते हैं राबता। राबता को जो इंग्लिश के अंदर बोलते हैं उसको बोलते हैं कॉलन। कॉलन के अंदर उसकी ये पहचान है, सिर्फ दो बिंदी, इस तरीके से, इस तरीके से दो बिंदी जहाँ पे कहीं पे भी होगी तो वो उर्दू की कौन सी अलामत होगी, रमूज़ औक़ाफ़ में राबता। तफसीला, तफसील बताना, इसके अंदर कॉलन एंड डैश, कॉलन भी होगा और डैश भी होगा, कॉलन भी होगा और डैश भी होगा। जैसे ये जहाँ पे अलामत ख़त्म हुई है ये वाली, इसके आगे इस तरीके से एक लाइन और होगी, इस तरीके से, इस तरीके से। ये जो चिन्ह है ये कौन सा होता है उर्दू के अंदर, तफसीला, किसी बात को तफसील से बताने के लिए। आगे देखते हैं ख़त्मा, फुल स्टॉप। इंग्लिश के अंदर इसको बोलते हैं फुल स्टॉप, इस तरीके से। फुल स्टॉप की अलामत क्या है, इस तरीके से। अब देखें साथियों, हम ख़त्मा के बाद में निदाइया और फजाइया, यानी कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इस तरीके से, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं विस्मय बोधक चिन्ह। हिंदी में इसको बोलते हैं ना विस्मय बोधक चिन्ह। तो ये इस तरीके से अलामत होगी। सवालिया निशान, सवालिया निशान के अंदर इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइन ऑफ इंटरोगेशन, यानी कि जब प्रश्नवाचक चिन्ह है उसको अपन सवालिया निशान है। इसमें सिर्फ इतना ही फ़र्क है, उर्दू के हिंदी के अंदर अपन इस तरीके से लगाते हैं और उर्दू के अंदर इसका फेस चेंज कर देते हैं, तो वो सवालिया अलामत होगी। अब आगे देखते हैं ख़त, जिसको अपन डैश बोलते हैं। डैश की जो चिन्ह है, जो आपके सिंबल है, वो इस तरीके से होगा, आप इसको भूलना नहीं है। अब आगे वाली जो रमूज़ औक़ाफ़ है वो है क़ौसैन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ब्रैकेट। ये आपके सामने दिया हुआ है, ये ब्रैकेट, इस तरीके से, इस तरीके से। अगर अपन कोष्टक में जो होता है ना ब्रैकेट, कोष्टक बोलते हैं उसको उर्दू के अंदर बोलते हैं क़ौसैन। उर्दू के अंदर क्या बोलते हैं, क़ौसैन। आगे की अगर अलामत देखें, रमूज़ औक़ाफ़ देखें, तो उसको बोलते हैं मजहूला ब्रैकेट, यानी कि मिडल ब्रैकेट।
मिडिल ब्रैकेट। देखो कोष्टक की भी 2-3 शर्तें आपके हिंदी में भी देखी होगी, आपने इंग्लिश में भी देखी होगी। तो ये जो सिर्फ साधारण कोष्टक होता है उसको तो बोलते हैं कौसेन, लेकिन इस तरीके का अगर कोष्टक होगा तो उसको बोलते हैं मजहूला ब्रैकेट, यानी कि मिडिल ब्रैकेट। और अगर इससे भी बड़ा अगर कोई कोष्टक हो, इससे भी बड़ा, तो इसको बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट उर्दू के अंदर, और इंग्लिश के अंदर बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। और इसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है। इसका सिंबल किस तरीके से होता है? सिंबल, यानी कि देखो कोष्टक की 3 शर्तें हो गई, ये वाला और ये वाला। इंग्लिश में बोलते हैं ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। आप इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब देखते हैं वावीन। वावीन का मतलब होता है इन्वर्टेड कोमा। जब हम किसी चीज़ को, जो कोई बीच की कोई खास बात को उजागर करना हो तो उसमें हम उसको कोमा में बंद करते हैं, नहीं करते हैं? तो जब इन्वर्टेड कोमा उर्दू के अंदर, उसको बोलते हैं वावीन। वाव, आप इतना इस तरीके से आप याद रखो, जैसे देखो वावीन के अंदर ही इस तरीके से वाव आ रहे हैं ना, ऊपर वाव की शक्ल में है ये अलामत। और अंतिम जो रमूज़ औकाफ है वो है ख़ते ज़ीरी। ख़ते ज़ीरी इसको बोलते हैं अंडरलाइनिंग डैश। इस तरीके से किसी चीज़ को हम, जैसे ये रमूज़ औकाफ नाम, इसके अंदर अगर मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूँ तो उसको उर्दू के अंदर बोलते हैं ख़ते ज़ीरी। साथियों अब एक एक करके हम इसको अच्छे से देखते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है और कहाँ पे इस्तेमाल होती है। सबसे पहले हमने पढ़ा था रमूज़ औकाफ के अंदर सक्ता, जिसको कोमा बोलते हैं अपन, इस तरीके से सिंबल होगा इसका। ये कब आता है? सक्ता का इस्तेमाल हस्ब जेल तरीक़े से होता है। कहाँ कहाँ होता है? जब 3 या 3 से ज़ायद यकसा अल्फाज के दरमियान, जब 3 या 3 से ज़्यादा यकसा अल्फाज के दरमियान, जैसे चाँद सितारे और ज़मीन आसमान, चाँद सितारे ज़मीन आसमान, चाँद सितारे ज़मीन व आसमान। तो यहाँ पे देखो आप साथियों, आप में ये देखो चाँद के आगे जो कोमा लगी हुई है, सितारे के आगे जो कोमा लगी हुई है, ये मिलते जुलते तो लफ्ज़ हैं ये, चाँद सितारे। इसमें क्या हो? यकसा का मतलब एक जैसे, यकसा का मतलब एक जैसे। 3 चाँद सितारे 2 और 1 हो गया ज़मीन, 3 हो गई, तो उसमें कोमा आ गई। अब देखते हैं दूसरा नियम क्या कहता है सक्ता के अंदर। सक्ता का दूसरा नियम कहता है एक जुमले के 2 या 3 हिस्सों के दरमियान एक ही कोई जुमला है और उस जुमले को पूरा करने में बीच में भी ये सक्ता का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे गौदान प्रेमचंद का बेहतरीन नावल है। अब देखो पूरा जुमला है गौदान, गौदान प्रेमचंद का बेहतरीन नावल है, लेकिन गौदान को अलग करने के लिए जो कोमा लगाई गई है उसको उर्दू में बोलते हैं सक्ता। उसको उर्दू में क्या बोलते हैं? सक्ता। दूसरा साथियों देखते हैं अपन वक्फ़ा। वक्फ़ा की अलामत जो चिन्ह है, जो सिंबल है, इस तरीके से ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? जुमले में अगर कई बार सक्ते का इस्तेमाल हो। सक्ता का मतलब जो कोमा पढ़ी थी ना अपने, अगर जुमले में कई बार अगर सक्ते का इस्तेमाल हो तो आखिर में सक्ता के बजाय वक्फ़ा लगा दिया जाता है। जैसे जयपुर में कोमा, अजमेर में कोमा और कोटा में कोमा। लेकिन जब उदयपुर लिखोगे, उदयपुर के आगे कौन सा आपको निशान लगाना है? वक्फ़ा का। राजस्थान के बड़े शहर हैं। आपकी बात समझ में आई? यानी कि जब आप इसको ध्यान से देखें एक बार, जब कई बार सक्ता का इस्तेमाल हो, कई बार, ज़रूर नहीं है 3 बार। जैसे सक्ता का तो नियम ये था कि भाई 3 लफ्ज़ एक जैसे हों तब सक्ता का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब 3 से ज़्यादा भी अगर कई बार लफ्ज़ आ जाए तो आपके उन 3 लफ्ज़ों के बाद में जो चौथा लफ्ज़ होगा उसके आगे कौन सा लगेगा? सेमीकोलन, जिसको वक्फ़ा बोलते हैं उर्दू में। दूसरा नियम क्या कहता है इसका? एक जुमले में अगर कई सक्तों का इस्तेमाल हुआ हो और जुमले में 2 तरह की बातें हैं तो बीच में वक्फ़ा लगा दिया जाता है। वापस लाइन को समझे। एक जुमले में अगर कई सक्तों का मतलब वही कोमा, सक्तों का इस्तेमाल हो और जुमले में 2 तरह की बातें हैं तो बीच में वक्फ़ा लगा दिया जाता है। जैसे टोंक, निवाई, मालपुरा, टोडा, अनियार और देवली। टोंक की यहाँ पे देखे साथियों, बात को समझना है यहाँ पे अच्छे से, कि जैसे टोंक, निवाई, मालपुरा, टोडा, अनियार और देवली,
टोंक की, ये देखो की के बाद में जो अलामत आई है वो वक्फा की आई है। आगे देखें, किशनगढ़, नसीराबाद, अजमेर की तहसीलें हैं। यानी कि देखो जो टोंक की तहसीलें हैं वो एक जैसी हैं, यकसा हैं, तो इन सब के बीच में तो, इन सब के बाद में तो कौमा या सख्ता लगा दिया गया है। लेकिन जैसे ही किशनगढ़ नाम शुरू हुआ, क्योंकि दो वाक्य हो गए ना, किशनगढ़ वाक्य शुरू हुआ, किशनगढ़, नसीराबाद या अजमेर की तहसीलें, इन दोनों के बीच में जो कॉलम, जो सिंबल लगाया जाएगा वो किसका लगाया जाएगा? सेमी कोलन का। अब देखते हैं राबता। राबता का जो सिंबल होगा वो इस तरीके से होगा, इस तरीके से 2 बिंदियाँ लगी हुई होगी आपके। इसका इस्तेमाल कब होता है? इसका इस्तेमाल बड़े जुमलों में होता है। कोई भी कौल हो या कहावत हो, उससे पहले राबता लगाया जाता है। यहाँ से ये 2 लफ्ज़ आपको पकड़ना, कोई कौल यानी कि कोई कहावत हो या कोई कौल, किसी की कही हुई बात हो, तो उससे राबता लगाया जाता है। जैसे बकौल सर सैयद, बकौल सर सैयद, सर सैयद अहमद का ये कौल है, सर सैयद अहमद का ये कौल है। उनका कौल क्या है? अगर एक औरत तालीम याफ्ता होगी तो एक बड़ा ख़ानदान तालीम याफ्ता होगा। तो सर सैयद, जिसके कौल से पहले, जिसके कौल चाहे कहावत हो चाहे कौल हो, उससे पहले जो लफ्ज़, जो सिंबल लगाया जाएगा वो क्या लगाया जाएगा? राबता। इसका दूसरा नियम अगर हम देखें तो ये देखें, किसी भी लफ्ज़ या उसके माने के दरमियान भी लगाया जाता है, किसी लफ्ज़ के माने के दरमियान। जैसे बखिदमत, अब बखिदमत का माना क्या है? खिदमत में। तो खिदमत में, बखिदमत का माना बताने के लिए जो माना आता है उससे पहले क्या लगाया जाता है? राबता। आगे देखें साथियों, तफसीला। तफसील का मतलब होता है अपने विस्तार से वर्णन, तफसील से बताना, विस्तार से वर्णन करना। तो इसका मतलब होता है, इसका सिंबल जो होगा इस तरीके से आपके सामने है, ये है ना, ये इस तरीके से, जिसको कॉलन एंड डैश भी बोलते हैं। इसका कब इस्तेमाल किया जाता है? तफसीला किसी भी इक्तिबास से पहले लगाया जाता है, किसी भी इक्तिबास यानी किसी भी सबक से पहले लगाया जाता है। जैसे हिंदुस्तान के लिए सर सैयद ने कहा था, हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान की 2 आँखें हैं। अब सर सैयद की जो बात है उसको पूरा तफसील से बताने के लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया है? तफसीला। और उनकी बात क्या थी? हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान की 2 आँखें हैं, तफसीला। ये याद रखना साथियों। दूसरा इसका नियम क्या कहता है? जब एक ही जुमले में कई बातें लिखी हो, एक ही जुमले में कई बातें लिखी हो, जैसे पेड़ों से हमें हिम्मत, पेड़ों से हमें बहुत फ़ायदे हैं, पेड़ों से हमें बहुत फ़ायदे हैं, इससे मौसम खुशगवार रहता है, माहौल में ताज़गी रहती है, इनसे हमें लकड़ी मिलती है। बात समझ में आई साथियों? यानी कि जब पेड़ों से हमें बहुत फ़ायदे हैं, अब उस पेड़ों की ही आगे बात बताने के लिए हमें जो बातें बता रहे हैं, उस पेड़ों से जो फ़ायदे हैं उससे पहले हमें क्या लगाना होगा? आपके तफसीला। नियम देखें वापस एक बार, जब एक ही जुमले में कई बातें लिखी हो, अब बात पेड़ से संबंधित है, पेड़ से रिलेटेड है, तो अगर उससे संबंधित जो बात शुरू हो रही है तो उससे पहले वाले लफ्ज़, जो पहली वाली बात जहाँ पे पूरी होती है वहाँ पे तफसीला का सिंबल लगाया जाता है। ये यहाँ पे देखो, पेड़ों से हमें बहुत फ़ायदे हैं, ये वाला जो सिंबल लगा है, इसके आगे अगर हम देखें तो ये पेड़ों से संबंधित बात है, इससे मौसम खुशगवार रहता है, माहौल में ताज़गी रहती है, इनसे हमें लकड़ी मिलती है। अगला वाला नियम अगर हम देखें, इसी का ही तफसीला का ही, किसी उसूल या कायदे की मिसाल देते वक्त हमें किसी रूल्स बताना है किसी का, या कोई कानून या नियम बताना है, तो उसकी अगर हम जैसे मिसाल दे रहे हैं, उसका एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, तो उससे पहले क्या आएगा हमारे सामने? तफसीला। तफसीला इस तरीके से, जैसे इस्म की 2 किस्में हैं, अब कौन कौन सी है? इस्म आम और इस्म ख़ास। तो यहाँ पे इस्म की 2 किस्में बताने के लिए आपको कौन सा सिंबल इस्तेमाल करना है? तफसीला। उम्मीद करता हूँ आपके ये समझ में आ गया होगा तफसीला पूरा। अब दूसरा अगर हम देखें, ख़त्मा। ख़त्मा का मतलब होता है फुल स्टॉप।
और इसका जो सिंबल होगा वो इस तरीके से होगा, याद रखें साथियों। जुमले के ख़त्म होने पर ख़त्मा लगाया जाता है। ये तो बिल्कुल आसान है, जहाँ कहीं पे भी आपकी बात पूरी हो जाती है वहाँ पे ख़त्मा लगाया जाता है। जैसे तदरीस नसर के ज़रिए अल्फाज में इजाफ़ा होता है, तदरीस नसर के ज़रिए अल्फाज में इजाफ़ा होता है। बिल्कुल आसान बात है और यहाँ पे ये ख़त्म भी हो गई। तो यहाँ पे जहाँ कहीं पे भी आपकी बात पूरी हो जाती है वहाँ पे ख़त्मा लगाया जाता है। और जहाँ सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछे जाते हैं साथियों वो इसमें से पूछे जाते हैं। जो लफ्ज़ आपके जो हुरूफ है ना, निदाया और फजाइया, निदाया और फजाइया, जिसको अपन बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जिसको अपन बोलते हैं विस्मय बोधक चिन्ह। निदा माने होता है आवाज़, निदा आवाज़ को कहते हैं, किसी को आवाज़ देना। जैसे ए साहिबों, दोस्तों, जब हम किसी को बुलाने के लिए आवाज़ देते हैं तब कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, निदाया या फजाइया। दूसरी और देखते हैं अपन, फजाइया जुमले में खुशी, गमी, ताज्जुब, खौफ वगैरह का इजहार भी किया जाता है। तो कौन सी अलामत लगाई जाती है, फजाइया अलामत लगाई जाती है। देखो निदा माने आवाज़ हो गया, अगर हम किसी को आवाज़ देकर बुला रहे हैं जैसे ए साहिबों, दोस्तों, तो निदाइया लफ्ज़ यूज़ करेंगे। और अगर हमारे किसी जुमले में खुशी का इजहार हो रहा हो, गमी का हो, ताज्जुब या किसी खौफ का इजहार हो रहा हो तो कौन सी अपन अलामत लगाएंगे, फजाइया। कौन सा सिंबल लगाएंगे, फजाइया, जिसको विस्मय बोधक चिन्ह बोलते हैं। जैसे माशा अल्लाह, बहुत खूब, क्या कहने, हाय, अफसोस, आहा, शानदार। इस तरीके से अगर हम किसी का इजहार कर रहे हैं तो कौन सा लफ्ज़ आएगा, कौन सा रमूज़ औक़ाफ़ आएगा, निदाइया या फजाइया। अब देखते हैं साथियों सवालिया। ये तो बिल्कुल आसान है, ये साइन ऑफ इंटरोगेशन। जुमले में अगर सवाल किया जा रहा है तो उसे सवालिया अलामत लगा दी जाती है। जैसे आप अवधपुर कब जाएंगे, आप उदयपुर कब जाएंगे। आप सीधा किसी से भी सवाल पूछते हैं, आप खाना कब खाएंगे, आप पानी कब पिएंगे, आप दवाई कब लेंगे। जहाँ कहीं पे भी सवालिया निशान हो तो वहाँ पर ये आपको बिल्कुल आसान है ही है। अब देखते हैं ख़त। ख़त मतलब डैश। किसी लफ्ज़ की वजाहत के लिए कई अल्फाज आ जाते हैं तो उनके दरमियान ख़त की अलामत लगा दी जाती है। जैसे दफ्तर के सभी अफराद, अफसर, बाबू, कैशियर सभी मौजूद थे। दफ्तर सभी मौजूद थे, यानी कि किसी लफ्ज़ की वजाहत के लिए, उसके और विस्तार से बताने के लिए कई अल्फाज आ जाते हैं। अब दफ्तर कई पार्ट्स हैं, ये सभी अफराद मतलब उसमें काम करने वाले कर्मचारी, और अफसर और बाबू, कैशियर, ये दफ्तर के ही पार्ट्स हैं। तो इस दफ्तर की वजाहत के लिए जो कई अल्फाज आ जाते हैं तो उसके दरमियान में ख़त लगाया जाता है उनको जोड़ने के लिए। जैसे यहाँ पे अफराद के बाद में लगा दिया जाता है। अब अफसर, बाबू, कैशियर ये तो अलग अलग हो गए, इसमें कॉमा का सिंबल आ गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना साथियों इसमें। आगे हम देखते हैं साथियों कौसैन। कौसैन का मतलब होता है ब्रैकेट। कौसैन का मतलब होता है ब्रैकेट्स। कौसैन तीन तरह के होते हैं, जैसे पहले वाला ये, दूसरे वाला ये और तीसरे वाला ये। अब यहाँ पे एक बात अच्छे से समझना है आपको साथियों, जुमले में बात की वजाहत की गर्ज से कौसैन का इस्तेमाल होता है। बात की वजाहत की गर्ज से कौसैन का इस्तेमाल होता है। जैसे प्रेमचंद। अब प्रेमचंद कौन थे, मशहूर अफसाना निगार। ये प्रेमचंद की वजाहत बयान कर रहा है ये कोष्टक। तो आप यहाँ पे समझें, प्रेमचंद ने नाविल गौदान लिखा। अब यहाँ पे ये बात तो पता है कि भाई प्रेमचंद ने नाविल गौदान लिखा, लेकिन यहाँ पे आपको इनकी जो ख़ास वजाहत है, ख़ास इनकी जो तारीफ़ है वो क्या है, मशहूर अफसाना निगार है। आगे देखें हम, जुमला मुअतरज़ा में भी कौसैन लगाते हैं। जैसे असद साहब कौन से हैं, जो मुहक्किमा तालीम के अफसर हैं, कल यहाँ आएंगे। यानी कि जुमला मुअतरज़ा में भी कौसैन लगाते हैं। ज़रूरी नहीं है ये कि भाई प्रेमचंद या जैसे कोई बहुत बड़े अफसाना निगार हो उसके बाद में ही इस तरीके का कोष्टक लगाया जाता है। और भी दूसरे कोई, जैसे कोई इंसान है जिसकी कुछ अच्छाई है और जिसके नाम से और जिस काम से वो पहचाना जाता है। जैसे मान लो कि अभी रविश कुमार है, रविश कुमार के आगे अपन क्या लगाएंगे कोष्टक में, पत्रकार है कि नहीं है। इस तरीके से आगे की अलामत अगर हम देखें वावीन,
जिसको अपन बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा वाविन, इस तरीके से। ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है? इसमें देखो आप, किसी के कौल को लिखते वक्त वाविन का इस्तेमाल होता है। जैसे शिबली ने कहा था, वो गप भी हांग दे तो वही मालूम होती है। तो शिबली का कौल है, याद रखो। उस कौल को बंद करने के लिए जब अपन अलामत होती है तो वो वाविन होती है, लेकिन अगर कौल को शुरुआत करनी है तब वहाँ पर आपके सामने, आपको याद होगा जब हमने सर सैयद वाला पढ़ा था ना, तो आप इसको याद रखें। अगले वाले देखें, ख़त ज़ीरी, इसको बोलते हैं अंडरलाइन। जुमले में ख़ास बातों की तरफ इशारा करने या उनकी वजाहत के लिए ख़त ज़ीरी का इस्तेमाल होता है। जैसे मंदरजा जेल अगर हम देखें, कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आता है। तो वीरानी यहाँ पे बहुत वीरानी से वीरानी, जुमले में ख़ास बातों की तरफ इशारा करने या उनकी वजाहत के लिए ख़त ज़ीरी का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर वीरानी और दश्त, इनको अंडरलाइन कर दिया गया, ये ख़ास बातों को जाहिर किया गया है। तो आगे हम देखें साथियों, ये हमारे रमूज़ औक़ाफ़ थे, जिसको हमने अच्छे से समझा है साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कहीं पे भी कोई डाउट हो, समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और इससे संबंधित जो भी आपकी क्वेरी हो वो मुझे ज़रूर बताएं, और अगर इसमें कुछ इम्प्रूव करना हो तो भी मुझे ज़रूर बताएं। साथियों, रमूज़ औक़ाफ़ को भी ज़्यादातर इसमें से सवाल, एक तो अपने जो विस्मय बोधक चिन्ह था ना, जो साइन ऑफ इसने एक्सक्लेमेशन, उससे पूछा जाता है, या आपके इसमें राबता और तफसील में से पूछा जाता है। इनको आप कन्फ्यूज़न को क्लियर करें। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने साथियों तक जो कि रीट और सीटेट में उर्दू लैंग्वेज का पाठ्यक्रम पूरा पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल के वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।